Bismillahirrahmanirrahim. Student, we are going to start chapter number 15, that is related to water. So in this chapter we will study occurrence of water, importance of water, physical properties of waters, water as a solvent, chemical composition of water, then some problem to water like hardness, hard water, soft water, types of hard water, reasons how can water get hardness, and types of hard water, temporary and permanent hardness, and similarly their purification process, how can we purify temporary hard water and how can we purify permanent hardness, and the last not least is the disadvantages of hard water. And then we will discuss some pollutants in water, pollutants that can pollute water, and in the end diseases due to diseases spreading due to use of polluted water. Okay, so we are going to start the chapter, and this chapter is 15 and it is related to water. So the first point is that what is a water? Water is a केमिकल कंपाउंड. ये क्या है? वाटर एक केमिकल कंपाउंड होता है. ठीक है, मतलब है कि नेचर में हमारे पास कंपाउंड भी हैं, हमारे पास एलिमेंट भी हैं, ठीक है, और हमारे पास मिक्सचर भी होते हैं. तो याद रहे कि 18वीं सेंचुरी से पहले वाटर को एलिमेंट कंसिडर किया जाता था. तो बाद में एक साइंटिस्ट था प्रेस्ले, उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि वाटर के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन. तो मतलब है कि एक मालिक्यूल में दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा, तो इनका रेशो बनता है 2:1. ठीक है, तो इस तरह प्रेस्ले साइंटिस्ट ने वाटर को एज अ कंपाउंड प्रूव करा दिया. ठीक है, सो वाटर एक केमिकल कंपाउंड है और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है और इसका फार्मूला H2O है. ठीक है, यानी 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, राइट. सो यू कैन सी ये वाटर का फार्मूला है. ओके, नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज केमिकल ऑन द अर्थ सरफेस. ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला केमिकल वाटर है. ठीक है, आगे इसके यूजेस हम पढ़ेंगे तो उधर से आपको पता चल जाता है कि वाटर हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं. ज़मीन के ऊपर टोटल जो इस्टीमेट वॉल्यूम है, सो दीज आर थ्योरेटिकल, मतलब ये कैलकुलेशन से आए हैं, यानी कि किसी ने इसको मेजर किया है. तो वाटर की जो क्वांटिटी है, चूँकि ये लिक्विड है तो लिक्विड को हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं, न कि मैस में. तो जो ज़मीन के ऊपर जितना पानी है, समंदरों में हुआ, आइस हुआ, रिवर्स हुआ, अंडरग्राउंड वाटर, लेक वाटर, तो ये तकरीबन 1.33 × 10⁹ क्यूबिक किलोमीटर क्यूब है, क्यूबिक किलोमीटर, या हम कह सकते हैं 1.33 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर. तो ये एक वैल्यू है जो कि MCQs में पूछा जा सकता है, तो आपने इसको याद रखना है. इस तरह ज़मीन के ऊपर जितना भी मतलब है कि अगर पूरे वर्ल्ड को हम दो मतलब है कि इसको हम अगर देख ले कि ज़मीन के ऊपर कितना पानी है और कितना मतलब है कि लैंड है, सो ज़्यादातर हिस्सा जो हमारे अर्थ का है वो वाटर है. ठीक है, और थोड़ा सा पोर्शन लैंड है. तो वाटर वाला पोर्शन तकरीबन 71% बनता है और लैंड तकरीबन 29% बन जाता है. ठीक है, तो इस तरह हमारी ज़मीन के ऊपर पानी ज़्यादा है. तो समंदरों को देखकर आपको फिर आइडिया हो जाता है कि वाटर की क्वांटिटी ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और लैंड उसके मुकाबले में कम है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट है अमेजिंग फैक्ट्स. अमेजिंग फैक्ट्स ये हैं रिलेटेड टू वाटर कि ज़मीन के ऊपर तो हमें 71% वाटर है, हमारी ज़मीन के ऊपर 71%, लेकिन इस 71 का 0.2% पानी हमें अवेलेबल है. यानी पानी है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो हम इस्तेमाल में ला सकते हैं वो है 0.2%. सो पहला अमेजिंग फैक्ट ये है कि ओनली 0.2% ऑफ दिस वाटर इज़ अवेलेबल टू अस. ठीक है, इंसान को 0.2% वाटर अवेलेबल है, बाकी वाटर हमारी पहुंच से बाहर है. अब जैसे समंदरों का पानी है तो वो हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते.
क्योंकि समंदर का लेवल ज़मीन से थोड़ा सा कम होता है, तो इसी वजह से वो हमारी तरफ नहीं आ सकता, बल्कि हमारी तरफ से पानी समंदर की तरफ चला जाता है। समंदर से अगर हमने पानी लाना हो तो फिर हमें मोटर लगाना होगा, जो कि एक्सपेंसिव पड़ेगा। नंबर 2, फिर ये जो थोड़ा सा पानी है 0.2%, ये भी ज़मीन के ऊपर इक्वली डिवाइडेड नहीं है, यानी कहीं ये पानी बहुत ज़्यादा है और कहीं ये पानी बहुत कम है, और कहीं तो ये है ही नहीं सिरे से। जैसे डेज़र्ट में हम देखें, सहारा डेज़र्ट, थर डेज़र्ट, तो वहाँ तो मतलब है कि 100,000 किलोमीटर भी आप ट्रेवल कर ले तो आपको पानी नहीं मिलता। इवन आप ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा खुदाई भी करें, सो वाटर वहाँ मुश्किल से मिलता है। तो उसका मतलब है कि एक तो अवेलेबल पानी हमें बहुत कम है, देखने में तो पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे इस्तेमाल के लिए पानी बहुत कम है। और फिर ये हर जगह एक जैसा नहीं है, एक जगह पानी ज़्यादा होगा, एक जगह कम होता है। एक जगह बारिशें ज़्यादा होती हैं, रिवर्स होते हैं, दूसरी जगह न रिवर्स होते हैं, जैसे डेज़र्ट को आप देख लें। फिर ये कि सोलर सिस्टम में ये हमारी ज़मीन, अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट वेयर वाटर इज़ प्रेजेंट, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं पानी की डिस्ट्रीब्यूशन हमारी ज़मीन के ऊपर किस तरह है। तो अभी हमें पता चला कि ये जो हमारे पास वाटर अवेलेबल हैं ज़मीन के ऊपर, हमें वो है 71%। सॉरी, टोटल वाटर हैं। तो इस 71 का जो ज़्यादातर पानी है वो समंदरों में है, तो तकरीबन 97% वाटर जो हैं इस समंदरों में है। तो ज़मीन के ऊपर जो पानी है वो 3% हुआ। तो इस 3% में हमारे पास जो हैं, अब देखिए हमने 3% को देखना है कि ये 3% वाटर जो हैं, अब इसमें स्नो भी हैं, ग्लेशियर, आइस, ठीक है। इसमें रिवर भी आते हैं, इसमें लेक्स भी आते हैं, इसमें अंडरग्राउंड वाटर भी आता है ज़मीन के अंदर, और इसमें वेपर्स भी आते हैं, क्लाउड्स, बारिश, ये सब कुछ 3% में आता है, ठीक है। तो ज़्यादातर पानी जो है वो समंदरों में है, मौजूद हैं, ठीक है। हाँ जी। नंबर 2, समंदर के अंदर जो पानी है उसमें नमक बहुत ज़्यादा है, NaCl। सो साल्ट, NaCl समंदर के पानी में। देखिए, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जो समंदर का पानी है वो 97% टोटल वाटर का बनता है, यानी ज़्यादातर पानी हमारे पास समंदरों में महफूज पड़ा है। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि समंदर का पानी कारा होता है, यानी उसका टेस्ट नमकीन होता है। तो मतलब है कि अगर हम 100 ग्राम समंदर का पानी ले लें, 100 ग्राम सी वाटर, तो उसमें हमारे पास 3.4% यानी 3.4 ग्राम इसमें होगा साल्ट, नमक, ठीक है। तो इस तरह इसका परसेंटेज 3.4% बनता है। तो ये आपके पास एक और MCQs बना के समंदर के पानी में कितना परसेंट साल्ट है, दैट इज़ 3.4%। यानी अगर आप 100 ग्राम सी वाटर को ड्राई करें, एवापोरेट करें, 100 ग्राम सी वाटर, समंदर का पानी आप ड्राई करें, एवापोरेट करें, तो पानी तो उड़ जाएगा, तो जो साल्ट रह जाएगा वो तकरीबन 3.4 ग्राम होगा, ठीक है। इस वजह से ये पानी बहुत ज़्यादा कारा होता है, कड़वा होता है। अब देख ले, आप 100 ग्राम पानी में 3.4 ग्राम नमक डालें, आप उससे एक घूंट पी ले तो आपको पता चल जाता है कि ये कितना कड़वा होता है। तो समंदर का पानी भी इस तरह है। फिर ये कि समंदर के पानी में और भी केमिकल हैं जिसकी वजह से वो पानी पीने के काबिल नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट है कि इस साल्ट की वजह से समंदर का पानी जो है वो हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, पीने के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, इतना कड़वा पानी हम नहीं पी सकते, ठीक है। इंतहाई मजबूरी तो और बात है, लेकिन नॉर्मल ये हम यूज़ उसको नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास हुआ अकरेंस ऑफ वाटर के ज़मीन के ऊपर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। तो आप इस डायग्राम को देख लें। सो अर्थ वाटर, तो अगर हम देख लें तो हमारे पास ज़्यादातर पानी समंदरों में है, दैट इज़ 97%, और सिर्फ 3% वाटर जो है उसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर, यानी ये वाला पानी हमें अवेलेबल नहीं है, ये वाला पानी हमें अवेलेबल है। अब जो 3% हैं उसमें फिर इस 3% का जो 70% है वो है आइस, ग्लेशियर, आर्कटिक और एंटार्कटिक में ज़्यादातर बर्फ़ महफूज है, से पड़ा है, तो वहाँ भी हम नहीं जा सकते। अच्छा, फिर अब देखें कि जो 3% वाटर है ना, वो भी हमारी पहुंच से दूर हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर तो आइस हैं। आर्कटिक रीजन कौन जाएगा पानी के लिए, वो तो ड्राई हैं।
फिर जो 29% वाटर हैं इस 3% का, वो ज़मीन के अंदर हैं, ठीक है। तो ये वाटर भी हमें कुएँ और पाइप जो हम नीचे भेज देते हैं, मोटर लगा लेते हैं, तो इस 29% वाटर में से हम निकाल लेते हैं। लेकिन कहीं पानी की गहराई बहुत ज़्यादा नीचे होती है तो पानी मुश्किल से निकल आता है। अच्छा जी, फिर ज़मीन के ऊपर जो पानी पड़ा है रिवर्स में, तालाबों में, बारिशों में, वो 1% है। देखिए 3% का 1%, यानी अगर ये 3% हम 100 हिस्से कर लें तो इसमें से सिर्फ एक हिस्सा ज़मीन के ऊपर हमें नज़र आएगा। इसका मतलब है कि पानी तो देखने में बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें बहुत कम मिल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो 1% है ना, इसका फिर जो 52% है, अगर आप इसके 1% के 100 हिस्से कर ले तो इसमें आधा से ज़्यादा पानी लेक्स, तालाबों में है। जैसे डैम्स हो गए, तरबेला डैम हो गया, ठीक है, मंगला डैम हो गया। सारा दुनिया में बहुत बड़े बड़े डैम हैं, हर कंट्रीज़ में, चाइना में बहुत बड़े डैम हैं। तो ये पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं, एक कंट्री की बात नहीं हो रही। तो यहाँ ज़्यादातर जो पानी है 1% का वो लेक्स में मौजूद है, ठीक है, तालाबों में स्टोर हैं। और ये तालाब मेन सोर्सेस का है रेन, यानी बारिश से ये पानी आ जाता है और लेक्स में स्टोर हो जाता है। तो अगर बारिशें नहीं होती तो फिर लेक्स का लेवल कम हो जाता है। अच्छा जी, सॉइल मॉइस्चर, फिर इस 1% के जो 100 हिस्से हम कर लेते हैं तो इसमें तकरीबन 38% ज़मीन के अंदर मौजूद हैं मॉइस्चर, मट्टी, ठीक है। और 1% जो है, इस 1% का जो 1% है वो वेपर्स हैं, इसमें क्लाउड्स आ जाते हैं, बारिशें आ जाती हैं, ठीक हो गया। और फिर 1% जो है वो रिवर्स में हैं और 1% जो है वो एनिमल और प्लांट्स के अंदर मौजूद है। जैसे हमारी बॉडी 70% वाटर है। तो अब आप इससे अंदाज़ा करें कि ज़मीन के ऊपर कितना पानी है और हमारे तक जितना पानी हमें अवेलेबल है वो कितना कम है, ठीक है। तो इसलिए इस नेमत की कदर करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पानी अवेलेबल नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हम इस वाटर का ख्याल रखें, इसको सही इस्तेमाल करें और इसको वेस्ट ना करें। तो बाज़ लोग पानी के मामले में बहुत केयरलेस होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि ये कितनी कीमती चीज़ है और फ्री में हमें मिला है, तो इसकी कदर करनी चाहिए, न कि हम इसको ख़राब करें। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बनता है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, कि पानी हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो आप देखिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर तो आप खुद भी बता सकते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है हमारे पास वाटर का, वो है वाटर इन ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज़। और देखिए कि हम इंसान और जानवर कितना ज़्यादा पानी इस यूज़ करते हैं। एक तो ये कि पानी हमारी बॉडी का 70% है, यानी अगर एक शख्स 50 किलोग्राम है वेट है तो समझ ले कि 35 किलोग्राम इसमें सिर्फ वाटर है। इस तरह 100 किलोग्राम वाला जो बंदा होगा उसमें 70 किलोग्राम तो सिर्फ खाली वाटर होता है। तो ये हमारे बॉडीज़ वाटर से बने हैं, ठीक है। बाकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भी हैं। फिर देखिए हमारा जो ब्लड है उसमें उसका कंपोजिशन, आप लोगों ने ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा होगा जी। बताएं कि ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड में होते हैं ब्लड सेल्स और प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो ब्लड सेल्स ब्लड का 45% है और प्लाज्मा जो है ब्लड का वो 55% है। फिर जब हम प्लाज्मा को देखते हैं तो 90% इसमें है वाटर। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि हमारे ब्लड में वाटर बहुत ज़्यादा है और इस वाटर की वजह से ब्लड इजीली फ़्लो करता है वेन्स और आर्टरीज़ में। तो हमारे ब्लड का भी हिस्सा है वाटर। अगला है कि हमारे बॉडी से जो वेस्ट एक्सक्रीट होते हैं, चाहे वो स्वेट हैं या यूरिन हैं, तो इसके लिए पानी का होना ज़रूरी है। फिर ये कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर 37 पे हर वक्त फिक्स रहता है, तो ये वाटर की वजह से है। अगर हमारे जिस्म से पसीना निकलना बंद हो जाए, जैसे बुखार में हम देखते हैं, तो फिर हमारा बुरा हाल होता है। तो फिर हम टेबलेट्स खा लेते हैं ताकि हमारा पसीना वो आ जाए हमें, तो इससे बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। वाटर की वजह से, स्वेटिंग की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 पे फिक्स रहता है और ये फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। अगर इससे हमारा टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए तो फिर मतलब है कि हम नॉर्मल नहीं होते, बीमारी होती है, ठीक है।
इसी तरह बॉडी से वेस्टेज निकालने के लिए यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इससे बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। होम्योस्टेसिस आपने बायो में पढ़ा होगा कि जब हमारी बॉडी अंदर से सही तरीके से काम कर रही होती है तो इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस हम कहते हैं बैलेंस को। तो थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए हमारे बॉडी में तो बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो वाटर भी इस बैलेंस में रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर पसीना बंद हो जाए या यूरिन बंद हो जाए निकलना तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो वाटर इनको स्टेबल रखता है। फिर हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, आपने ये बायो में पढ़े होंगे, जैसे क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, तो या फोटोसिंथेसिस हुआ प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो इन सब में पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये वाटर एज ए रिएजेंट भी यूज़ होता है और एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ होता है। सॉल्वेंट का मतलब ये है कि बाज़ रिएक्शन पानी के अंदर होते हैं तो उसमें पानी खुद हिस्सा नहीं लेता, लेकिन रिएक्शन के लिए पानी का होना ज़रूरी होता है। और बाद में ये एज ए रिएजेंट भी यूज़ होता है, यानी पानी उसमें एज ए रिएक्टेंट काम करता है। प्लांट्स को जब हम देखते हैं तो प्लांट्स के अंदर जो है ना फ़ोटोसिंथेसिस होता है, और ये देखिए ये फ़ोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वाटर यूज़ होता है। इसका मतलब अगर वाटर ना हो तो फ़ोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स ग्लूकोज़ नहीं बनाएगा, ग्लूकोज़ नहीं बनेगा तो प्लांट्स फूड नहीं बना पाएगा और प्लांट ग्रोथ भी नहीं करेगा। तो प्लांट से हम जो फूड हासिल करते हैं जैसे वीट, राइस, शुगर वगैरह, ये सारा फ़ोटोसिंथेसिस में बन जाता है और इसमें वाटर यूज़ होता है। तो अगर वाटर नहीं होगा तो फिर ये चीज़ें भी हमें नहीं मिलेंगी, प्लांट से फूड हमें नहीं मिल सकता, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर को इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर लेता है। इंडस्ट्री में पानी एज अ केमिकल भी यूज़ होता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस में वाटर यूज़ होता है। एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ होता है, यानी पानी के अंदर रिएक्शन होते हैं। एज अ कूलेंट भी यूज़ होता है, मशीनरी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो इसको ठंडा करने के लिए इसमें पानी डाल लेते हैं, अदरवाइज़ वो मशीनरी ख़राब हो जाती है। इस तरह गाड़ियों का रेडिएटर जो गर्म हो जाता है तो आपने देखा होगा कि उसको हम पानी से मतलब है कि कूल करते हैं, ठीक है। अगर इसको कूल ना करें तो वो गाड़ी का इंजन ख़राब हो जाता है। इस तरह बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में वाटर को हम एज अ कूलेंट यूज़ कर लेते हैं। फिर यह कि इस इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स बन जाता है, सो इन पोल्यूटेंट्स को निकालने के लिए भी वाटर यूज़ कर लेते हैं। तो आप देखें कि हर घर से, हर इंडस्ट्री से नालियाँ निकलती हैं, नालियों में वेस्ट वाटर होता है, तो ये वाटर के पोल्यूशन का भी सबब बन जाता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। हमारे खेतों को, हमारे प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है तो हम खुद भी पानी देते हैं, बारिशें भी होती हैं तो पानी उनको मिल जाता है। तो मतलब है कि अगर पानी ना हो तो फिर हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम भी डैमेज हो जाता है। अब देखिए जहाँ पानी नहीं होता तो वहाँ डेजर्ट बन जाते हैं, वहाँ प्लांट्स उगाना मुश्किल होता है। जहाँ पानी ज़्यादा होते हैं तो वहाँ लोगों ने खेत बनाए होते हैं और हमें क्रॉप्स, एग्रीकल्चर हमारा सक्सेसफुल होता है। वाटर एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब जो दरिया होते हैं, समंदर होते हैं, तो इसमें बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं, कार्गो शिप्स चलते हैं। तो दुनिया में ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट का जो होता है ना सामान का, वो समंदर के रास्ते से होता है। तो अब देखिए अगर पानी ना होता तो हमारे लिए ये सामान को ट्रांसपोर्ट करना, अब देखिए जितना भी ऑयल पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो वो तो एयरप्लेन में नहीं होता ना, तो ये इन शिप्स में होता है, ठीक है। सोर्स ऑफ फूड। फिर आप देखें कि पानी के अंदर कितने ज़्यादा एनिमल्स, फिश, पर्टिकुलरली हमारा जो फूड है, और पानी ख़ुद भी हमारे फूड का हिस्सा है, बैलेंस डाइट का। हम खाना खाते हैं तो साथ हम पानी भी पीते हैं। बहुत सारे हमारे सिरप और शरबत, जूसेस वगैरह, पानी उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। द लास्ट नॉट लीस्ट दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, के पानी के डैम में इलेक्ट्रिसिटी भी बन जाती है। तो आप देखिए कि पानी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब कोई भी केमिकल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता जितना पानी हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी सारी ज़िंदगी पानी के रहमो करम पे हैं, सो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, अब हम वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा आप लोग समझ लें कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये मतलब है कि ये किसी सब्सटेंस की अपीयरेंस, कि वो किस तरह दिखाई देता है, छोटा है, बड़ा है, इसका रंग क्या है, ठीक है। तो अब कौन कौन सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास डेंसिटी भी आ जाती है, ठीक है, कि एक चीज़ पानी में डूबता है या नहीं डूबता। इस तरह उसका कलर क्या है, रेड है, ग्रीन है, तो मतलब है डेंसिटी, एक चीज़ लाइट है, हल्की है, भारी है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। कलर फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम, ठीक है, लेंथ
फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं। इस तरह एक चीज़ गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, ये भी फिज़िकल प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है एक सब्सटेंस का, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। इसी तरह हमारे पास जो शेप्स होते हैं कि रेक्टेंगुलर हैं, सर्कुलर हैं, ट्रायंगुलर हैं, किसी चीज़ का मेस कितना है, कितना किलोग्राम है, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह मैग्नेटिज़्म जो है, टेम्परेचर है, एक चीज़ गर्म है, ठंडी है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, नहीं होता, ये भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इस तरह एक सब्सटेंस किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है, स्टेट्स ऑफ मैटर, तो ये भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। एक चीज़ डिफ्यूजन करता है या नहीं करता, मिक्स होता है या नहीं होता। इस तरह इलास्टिसिटी, लचक, रबर में कितना लचक है, आयरन में कितना लचक है, स्प्रिंग में कितना लचक है, तो ये भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और लास्ट है सॉल्युबिलिटी, कि एक सब्सटेंस पानी में सॉल्युबल है या पेट्रोल में सॉल्युबल है या इथेनॉल में सॉल्युबल है, तो सब सॉल्युबल है या नहीं है, ज़्यादा सॉल्युबल है, कम सॉल्युबल है, तो ये भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ट्रांसपेरेंसी, एक सब्सटेंस कितना ट्रांसपेरेंट है, जैसे पानी को हम कहते हैं एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, तो ये सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में रहती हैं। तो अब इसमें से हम कुछ प्रॉपर्टीज़ वाटर के लिए पढ़ लेंगे। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का डेफिनेशन आपने पढ़ लिया कि वो प्रॉपर्टीज़ जो किसी सब्सटेंस के ज़ाहिरीपन या उसकी मेजरमेंट से हमें पता चल जाता है, तो उसका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो पहला जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है पानी का, वाटर का, वो है इसका स्टेट, कि पानी 3 स्टेट्स में अवेलेबल है। ठीक है, ज़मीन के ऊपर पानी वो वाहिद केमिकल हैं जो 3 स्टेट्स में हमें अवेलेबल हैं, यानी लिक्विड भी हैं, सॉलिड भी हैं और गैसेस भी हैं। तो आइस इसका सॉलिड फॉर्म है, वाटर जो हम पीते हैं वो इसका लिक्विड फॉर्म है, और वेपर्स जो क्लाउड्स बनते हैं या पानी खुश्क हो जाता है वो इसका गैसियस फॉर्म है। तो पानी तीनों स्टेट में अवेलेबल है। तो कोई और केमिकल तीनों स्टेट में एट अ टाइम हमें अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, हाँ जी। तो एक तो यह कि पानी वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, दैट इज़ आइस, लिक्विड वाटर एंड वेपर स्टेट। नेक्स्ट है प्योर वाटर। सो प्योर वाटर जो है, ये स्लाइड मेरे से थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, चलिए, हाँ जी, अब ये विजिबल हो गए जी। सो प्योर वाटर जो है हमारे पास वो क्या है, एक तो ट्रांसपेरेंट है, पानी जितना साफ़ होगा उतना उसके अंदर चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। जैसे आप देखिए ये 2 गिलास जो मैंने एग्जांपल के तौर पे पेश किया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है, तो कितना ट्रांसपेरेंट है। पानी के पार दूसरी तरफ जो चीज़ें हैं वो उसमें हमें नज़र आ जाती हैं, तो वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। कलरलेस होता है, अगर आप इस पानी को देख लें तो पानी का अपना कलर नहीं है, इसी वजह से उसके पीछे जो चीज़ें हैं उनके कलर पानी में दिखाई देते हैं। टेस्टलेस, पानी का अपना टेस्ट नहीं होता, अगर पानी के अंदर किसी चीज़ का टेस्ट है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई चीज़ डिज़ोल्व हो गया है। इस तरह वाटर ऑर्डरलेस है, वाटर से स्मेल भी नहीं आएगा, अगर वाटर से स्मेल आ रहा है इसका मतलब है कि ये गंदा है, कोई चीज़ इसमें डिज़ोल्व हो चुका है। हाँ जी, तो वाटर ट्रांसपेरेंट भी हैं, वाटर कलरलेस भी हैं, ऑर्डरलेस भी हैं और टेस्टलेस भी हैं। ठीक है, पानी को अगर हम गर्म करें तो ये 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है। सो 100 सेंटीग्रेड पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, यानी इस टेम्परेचर पे पानी लिक्विड से वेपर्स यानी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। इस तरह मेल्टिंग पॉइंट, अगर पानी को हम फ्रीज़ करें तो 0 सेंटीग्रेड पे ये फ्रीज़ हो जाता है, तो 0 सेंटीग्रेड से नीचे पानी फिर आपको आइस मिलेगा, और 0 सेंटीग्रेड से ऊपर आपको पानी वाटर मिलेगा। तो अगर आप आइस को गर्म करते हैं तो फिर 0 सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होगा, और अगर आप पानी को कूल करते हैं तो फिर 0 सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे एक दरवाज़ा होता है ना, तो बाहर से वो हमारा एंट्री पॉइंट बन जाता है, और अंदर से जब हम बाहर निकलते हैं तो वो एग्जैक्ट पॉइंट बन जाता है। तो ये पानी की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, आप देखें इन ग्लासेस में जो साफ़ सुथरा पानी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अगर वाटर हमारे ट्रांसपेरेंट नहीं मिला तो इसका मतलब है कि ये पोल्यूटेड है। हाँ जी, पानी का फार्मूला H2O, ये तो आप लोग पहले से जानते हैं। आगे हम इसका रेशो पढ़ेंगे कि पानी के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है। इस तरह जो हम पानी पीते हैं तो ये एक्चुअली वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लाखों करोड़ों की तादाद में होते हैं। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल आपस में
बॉन्डेड होते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल है दूसरा मॉलिक्यूल, तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये देखिए मैं कुछ मॉलिक्यूल सर्कल की सूरत में बना रहा हूँ, ये इस तरह रैंडम आपस में अटैच होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ वाटर। अब जो डेंसिटी ऑफ वाटर हैं उस पर थोड़ा सा बात करते हैं कि जो आइस हैं वो हमारे पास पानी में नहीं डूबती। यानी अगर हम आइस को देख लें, पानी में आप आइस डाल दें गिलास में तो वो सरफेस पे आएगी, डूबती नहीं, ठीक है। तो इसका रीज़न हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कि क्यों जब हम आइस को पानी में डाल लेते हैं तो ये नहीं डूबती। यानी वाई डज आइस फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। हाँ जी, तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एट हाई टेम्परेचर क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल डिसऑर्डर होते हैं। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वाटर की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसी वजह से वाटर के पार्टिकल तेज़ी से मूवमेंट्स करते हैं। तो इस मूवमेंट्स में क्या होता है कि वो बेतरतीब होते हैं ना, डिसऑर्डर मैनर में होते हैं। तो मैं अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर दूँ, जैसे ये देख ले, ये 25 सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह रैंडम मूवमेंट्स करते हैं। जब हम पानी को कूल करते हैं, आप देखिए तो कूलिंग पे क्या हो जाता है, इनकी मूवमेंट स्लो हो जाती हैं। तो ये देखिए फिर ये तरतीब में आ जाते हैं। आप देखिए ये बिल्कुल सर्कल बना रहे हैं, रेगुलर सर्कल बन रहे हैं, ठीक है। इनको हम हेक्सागोन कहते हैं। यानी हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, पार्टिकल्स बेतरतीब होते हैं, कोई रेगुलरिटी नहीं होती। लेकिन जो जो पानी कूल हो जाता है ना, तो उनके पार्टिकल्स में तरतीब आ जाता है। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे किसी क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं, कोई उठा हुआ है, कोई बैठा है, कोई घूम रहा है, तो मतलब है बेतरतीबी हैं। जो है टीचर आ जाता है तो सारे बच्चे प्रॉपर लाइन में बैठ जाते हैं। तो इस तरह जब हम वाटर को कूल करते हैं तो उनके बीच एक डिसिप्लिन आ जाता है और पार्टिकल्स के बीच एक डिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। हाँ हाँ जी। यहाँ हम देख सकते हैं कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे डिसऑर्डर होते हैं। यानी उनके अंदर मॉलिक्यूल के बीच स्पेस कम होता है। देखिए पार्टिकल सारे करीब करीब हैं, ठीक है। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल, तो इस वजह से इनकी डेंसिटी भी लो होती है। अच्छा, अगले केस में आप देख लें कि जब हम पानी को कूल करते हैं यानी 4 सेंटीग्रेड तक, तो 4 सेंटीग्रेड में क्या हो जाता है कि पार्टिकल्स इस तरह, देखिए किस तरह रेगुलर अरेंजमेंट बना रहे हैं। यू कैन यू सी, ये देखिए एक पानी के मॉलिक्यूल हैं। जब हम पानी को कूल करते हैं तो फिर ये इस तरह नज़र आएंगे। ये देखिए एक H2O है, ये आपको एक और H2O नज़र आ रहा है। तो ये H2O हेक्सागोन बना रहे हैं, यानी 6 कॉर्नर शेप्स बना रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपने तो फिज़िक्स में इक्वेशन पढ़ा है कि डेंसिटी वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली है। जितना हमारे पास वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है, तो डेंसिटी कम हो जाती है। वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट, बट लो टेम्परेचर पे क्या होता है, when we but lowering the temperature till 4 सेंटीग्रेड पार्टिकल कम क्लोज़र। अब जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं और उनकी डेंसिटी बढ़ने लगती है। सो पानी की डेंसिटी 4 सेंटीग्रेड पे ज़्यादा हो जाती है। तो अब आप इधर देख लें, ये कि वाटर जो है 4 सेंटीग्रेड, यानी अगर पानी को आप हीट करें तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ये देखिए डेंसिटी कम हो रही है 4 सेंटीग्रेड से जब आप उसको गर्म करते हैं। और इस तरह अगर आप पानी को 4 सेंटीग्रेड से कूल करते हैं, यानी इस तरह पानी को हम कूल कर रहे हैं, तब भी इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। 4 सेंटीग्रेड से आगे इसको हम हीट करते हैं तब भी डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि 4 सेंटीग्रेड से ऊपर जाएँ या नीचे जाएँ, डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। सो वाटर इज़ मोर डेंसर एट 4 सेंटीग्रेड, यानी 4 सेंटीग्रेड पर इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है देन एट एनी टेम्परेचर, एंड अबव एंड बिलो दिस 4 सेंटीग्रेड द डेंसिटी डिक्रीजेस।
तो इसका मतलब है कि गर्म पानी भी हल्का होगा और जो बहुत ठंडा पानी होता है 4 सेंटीग्रेड से नीचे वो भी हल्का हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक हो गया। इस वजह से जब ये पानी 0 सेंटीग्रेड पे जाके बर्फ़ बन जाता है तो उसकी डेंसिटी काफ़ी कम हो चुकी होती है। तो अब आपको पता है कि अगर हमारे पास एक गिलास में 2 चीज़ें हम डाल लेते हैं, इसकी एक की डेंसिटी ज़्यादा होती है, एक की डेंसिटी कम होती है, तो फिर ज़्यादा डेंसिटी वाला नीचे रहेगा, कम डेंसिटी वाला ऊपर रहेगा। याद रहें, लो डेंसिटी वाली चीज़ें ऊपर और हाई डेंसिटी वाली चीज़ें नीचे। तो इसी वजह से पानी की डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि वो 4 सेंटीग्रेड पे हैं, और बर्फ़ जो है वो लो डेंसिटी हैं, तो इसी वजह से वो ऊपर रहेगा। तो अब आपको समझ आ गया कि पानी में बर्फ़ क्यों नहीं डूबता, फ्लोटिंग करता है, इसलिए कि वो 0 सेंटीग्रेड पे होता है और 0 सेंटीग्रेड पे आइस की डेंसिटी पानी के मुकाबले में कम होती है। ठीक हो गया। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। क्या होगा कि जब हम वाटर को कूल करते हैं 4 सेंटीग्रेड तो पार्टिकल्स करीब आ जाते हैं, उनके बीच स्पेस क्रिएट हो जाता है। आप ये स्पेस देख सकते हैं, ये स्पेस की वजह से जो ठंडा पानी होता है 0 सेंटीग्रेड पे उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। सो एज़ यू नो कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मतलब ये है कि वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाती है। तो आइस की डेंसिटी क्यों कम हो जाती है? क्योंकि इसके वॉल्यूम बढ़ जाता है, पार्टिकल्स के बीच स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं कि अब ये खाली जगह आ गया। इसी वजह से वाटर का जो वॉल्यूम है वो 9% बढ़ जाता है। क्या मतलब? अगर आप 100 cm³ पानी से बर्फ़ बनाएं तो फिर बर्फ़ का वॉल्यूम 109 cm³ होता है। आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होता है कि अगर आप गिलास को भर ले पानी से और उससे आप आइस बना ले, तो फिर जब आप गिलास को देखेंगे तो आइस उससे थोड़ा सा बाहर आ चुका होता है, इस तरह पहाड़ सा बना होता है। मतलब है कि थोड़ा सा वो स्वेलिंग करता है बर्फ़, मतलब है कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से बर्फ़ हल्की होती है। सो द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ 0.92% एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम। इसका मतलब है कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए ये पानी में नहीं डूबेगी बर्फ़। जी, इधर आप देख लें कि अगर आप 1 ग्राम वाटर ले लें तो 1 ग्राम वाटर ये है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कम है, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, हाई। और ये 1 ग्राम आइस है तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो चुका होता है, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी लो होगी। क्यों लो होती है? अब देखें, आइस के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए हैं, स्पेसेस आ गए हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ गया है। जैसे बच्चे एक दूसरे से दूर दूर बैठ जाएँ तो फिर वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि पानी में आप देखें पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं तो वॉल्यूम इनका कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ डेंसिटी कम है, तो इसी वजह से आइस नहीं डूबेगा। ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट डेंसिटी ऑफ वाटर कि पानी में बर्फ़ क्यों नहीं डूबता, तो वो उसकी डेंसिटी का रीज़न है। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास हीट कैपेसिटी के पानी को जब हम गर्म करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। ठीक है, या हम यूँ कह सकते हैं कि पानी में चीज़ें फ्राई नहीं होती और ऑयल में चीज़ें फ्राई हो जाती हैं। आपने गौर किया है कि पानी के अंदर चिकन क्यों फ्राई नहीं होता और ऑयल में हो जाता है? ये स्पेसिफिक हीट या की वजह से है। वाटर हीट एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, रिलीज़ नहीं करता, इसी वजह से इसके अंदर चीज़ जो भी हम डालेंगे तो उसको हीट नहीं मिलता, पानी वो हीट खूब यूज़ करता है, जबकि ऑयल जो है वो हीट कम यूज़ करता है, ज़्यादा रिलीज़ करता है। अब देखिए, मैं इसकी एग्जांपल ये इस तरह बता रहा हूँ कि जैसे सपोज़ ये हमारे पास सैंड है एक गिलास और दूसरे में हमारे पास है वाटर, ये सैंड है और ये वाटर है, सेम अमाउंट में मिल रही है। अब क्या होगा कि इसके ऊपर सनरेज़ आ रहे हैं। अब देखिए, मैं इसमें से 4 रेज़ सपोज सन के आगे सनरेज़, और इधर भी 4 रेज़ आ रहे हैं, यानी इसको हमने धूप में रखा है, तो क्या हो जाता है? वाटर जो हैं ये ज़्यादातर रेज़ एब्ज़ॉर्ब करते हैं, समझ ले का लेते हैं, और एक आध रेज़ वो वापस कर देता है। सपोज़ इन चारों में से इसने एक रे वापस भेज दिया, देखिए इसको मैंने येलो कर दिया। सैंड क्या करेगा? सैंड 3 रेज़ वापस करेगा एयर को और एक रे वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। जैसे हम किसी बंदे को 400 रुपीज़ दे दें, वो 300 जेब में डालेगा और एक 100 आपको वापस करेगा।
सैंड क्या करेगा, ये 100 जेब में रखेगा और 300 आपको वापस करेगा। तो इसी वजह से सैंड पे जितना हीट पड़ जाता है वो एयर को वो वापस भेज देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, देखिए सैंड एब्जॉर्ब लेस हीट, यानी सैंड थोड़ा सा हीट एब्जॉर्ब करता है और ज़्यादा हीट वो एयर को वापस कर देता है। इसकी वजह से एयर गर्म होता है, हॉट क्लाइमेट। पानी उलट करता है इसका, पानी के ऊपर जितना हीट पड़ जाता है वो ज़्यादातर हीट एब्जॉर्ब करेगा, सो वाटर एब्जॉर्ब मोर हीट एंड रिफ्लेक्ट लेस हीट, थोड़ा सा हीट वो एयर को वापस कर देता है, जिसकी वजह से एयर में हीट कम होगा। तो इसी वजह से जब हम देखते हैं समंदर या दरियाओं के साथ पानी जहाँ ज़्यादा होता है तो वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा होता है, मतलब यह मौसम ठंडा होता है। सो अगर हम देख लें डेज़र्ट, तो डेज़र्ट में क्यों गर्मी होती है जी, और समंदर के किनारे बीच पे क्यों मौसम ठंडा होता है, इसकी रीज़न ये है कि डेज़र्ट में है सैंड, सैंड पे जितना हीट पड़ जाता है दिन को वो सारा का सारा हीट रिफ्लेक्ट हो जाता है, एयर को वापस हो जाता है, ठीक है। और पानी में जितना हीट आ जाता है वो हीट वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट कम करता है, जिसकी वजह से आपको समंदर के ऊपर हीट कम मिलेगा, तो मौसम ठंडा रहता है। ठीक हो गया, समझ आ गई। सो हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि 1 ग्राम वाटर जो हमारे पास है, सो द अमाउंट ऑफ हीट यूज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर थ्रू 1 सेंटीग्रेड, यानी अगर हमारे पास 1 ग्राम वाटर है और उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री बढ़ाना चाहें, यानी 10 से 11 करना चाहें या 11 से 12 करना चाहें, तो इस 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट हम इसको देंगे उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो पानी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है गर्म होने में। इस तरह हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है कि जब हम 1 ग्राम पानी को वेपोराइज करते हैं, बॉयल करते हैं, तो ज़ाहिर इसके लिए भी हीट चाहिए, तो वाटर बॉयलिंग में बहुत ज़्यादा हीट यूज़ कर लेता है, इसी वजह से पानी इतनी आसानी से बॉयल नहीं होता, इसको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। हाँ जी, तो ऑब्जर्वेशन क्या है, वाटर हैज़ हाई हीट कैपेसिटी एंड हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। रीज़न क्यों, इसकी वजह क्या है, एक्चुअली वाटर के अंदर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखिए वाटर का मॉलिक्यूल हैं, तो इसके पार्टिकल्स आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं, इसी वजह से इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसी वजह से वाटर हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है कि उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो हीट को खा लेता है, इसी वजह से हीट ये ख़त्म कर देता है। जी, प्रूफ क्या है, हमें किस तरह पता चलेगा कि वाटर का जो है ना स्पेसिफिक हीट या हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा है। सो द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू हीट और वेपोराइज वाटर, यानी पानी को गर्म करना हो या वेपोराइज करना हो तो ज़्यादा गर्म करना होता है। हम देखते हैं कि जहाँ पानी ज़्यादा होता है, रिवर्स डैम्स, वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, इसलिए कि वहाँ जो पानी है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह हमारे बॉडी से थोड़ा सा पसीना भी निकले तो बहुत ज़्यादा हीट उसके साथ निकल जाता है, ठीक है। तो ये इसके एक प्लस पॉइंट हैं। अगर पानी का स्पेसिफिक हीट सपोज़ कम होता तो फिर पानी जो है ज़्यादा एवापोरेट हो जाता, थोड़ा सा हीट पानी को ज़्यादा एवापोरेट करता। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर, कि पानी का केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी पानी के अंदर क्या है और जो कुछ है वो कितना है, ठीक है। हाँ जी, सो पहला पॉइंट हमारे पास क्या बनता है, प्योर वाटर हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ आयंस। अच्छा, ये जो एसिड सोल्यूशन हम लेते हैं ना, जैसे आपने एसिड बेस पढ़ा होगा, अब जब एसिड का जो सोल्यूशन होता है तो उसमें आयन ज़्यादा होते हैं और HCl आपको कम मिलेगा, यानी HCl उसमें टूटा हुआ होता है, ये देखें। लेकिन पानी जो है, पानी के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, तो इसके अंदर आपको आयंस नहीं मिलेंगे, तो इसी वजह से पानी में बिजली पास हो नहीं होती, बहुत थोड़ी सी पास हो जाती है, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन बहुत कम होते हैं। सो वेरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड OH आयन आर देयर, मेजॉरिटी जो आयन है वो कंबाइन है H2O। तो पानी के अंदर अगर ये आयन ज़्यादा होते हैं तो वाटर गुड कंडक्टर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अगर हम पानी में थोड़ा सा एसिड मिला लें या उसमें हम थोड़ा सा साल्ट डाल लेते हैं तो ये साल्ट और एसिड पानी के अंदर फ्री आयंस बढ़ा देते हैं। जैसे HCl आप डाल लेते हैं तो पानी में H और Cl बढ़ जाएंगे, या NaCl डाल लेते हैं तो Na और Cl आयन बन जाएंगे।
तो फिर जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतना फिर ये सोल्यूशन गुड कंडक्टर बन जाता है। लेकिन पानी जब साफ़ सुथरा होता है तो वो अच्छा कंडक्टर नहीं है। अच्छा, अगर हम पानी में थोड़ा सा साल्ट या एसिड डाल लेते हैं और फिर इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कर लें, आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा, हम इसमें बिजली पास करा देते हैं। तो वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो पानी जब टूटेगा तो ज़ाहिर है पानी के अंदर जो केमिकल होंगे, एलिमेंट्स होंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो पानी से अलग हो जाते हैं। याद रहे, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा जिसको हम कैथोड कहते हैं, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हैं तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आप देख लें, अब चूँकि पानी में हाइड्रोजन डबल हैं यानी 2:1 है, तो इसी वजह से आपको 2 हिस्से हाइड्रोजन के मिलेंगे, हाइड्रोजन गैस के, और ये कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पे। कैथोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हैं। और ऑक्सीजन पानी में चूँकि हाफ है तो इसी वजह से वो 1 वॉल्यूम बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगा, और ये हमारे पास एनोड पे आएगा, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्यों, क्योंकि पानी का फार्मूला जब हम देखते हैं तो पानी में एट अ टाइम 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इसीलिए आपको 2 हिस्से हाइड्रोजन मिलेगा और 1 हिस्सा ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, इससे ये प्रूव हो जाता है कि पानी के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दुगना है। देखिए ये 2 वॉल्यूम या 1 वॉल्यूम, तो इसका मतलब है वी कैन राइट H2O। हाँ जी, ये आपके बुक का पेज है और इधर से आप इसको देख सकते हैं, तकरीबन हमने कर लिया। इसमें ये कहते हैं कि वाटर एक पुअर कंडक्टर है, इसलिए कि पानी के अंदर आयंस नहीं है। ठीक है, पानी में आयंस को बढ़ाने के लिए उसमें हम थोड़ा सा एसिड मिला लेते हैं, और फिर एक डिवाइस है, इस डिवाइस को कहते हैं वोल्टामीटर। ये इधर नाम लिखा हुआ है वोल्टामीटर, ये एक इलेक्ट्रोलिसिस डिवाइस है जिसमें हम पानी को तोड़ेंगे। ओके जी, तो इस पानी को हम बिजली से तोड़ देते हैं। वाटर में हम एनोड और कैथोड लगा लेते हैं। देखिए ये पानी है और ये एनोड कैथोड, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जब इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है। किस तरह टूटेगा, ये देखिए ये H2O है तो ये टूट जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बनेगा। तो हाइड्रोजन चूँकि पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव की तरफ चला जाता है, और ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन हाँ तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाता है। तो इस तरह ये गैसेस अलग हो जाते हैं। अब आप इधर देख सकते हैं कि बड़ा बैलून हाइड्रोजन का है, इसलिए कि हाइड्रोजन ज़्यादा बनेगा, और छोटा बैलून ऑक्सीजन का है, यानी अगर ये 1 DM³ बनता है तो ये 2 DM³ बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन उससे डबल है। ठीक है, हाँ जी, तो इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि पानी के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो 2:1 है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट हार्डनेस एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट। ओके, थैंक यू।